हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है वीर तृष्णा, जिसकी लेखिका हैं मालती जोशी जी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ पापा लौट आए हैं। खाना खाते हुए मैंने सूचना दी। अच्छा, इनकी ठंडी प्रतिक्रिया थी। चाचा को भी साथ लेते आए हैं। किस लिए? अकेले छोड़ते नहीं बना होगा। तभी तो 13वीं के बाद भी महीना भर तक रुक गए थे। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, चुपचाप खाना खाते रहे। हम लोग कलवल जाकर मिलाएं? मेरे स्वर में अनुनय था। कलवल तो मुश्किल है, संडे को देखते हैं, उन्होंने विषय समाप्त करते हुए कहा। मेरे लिए संडे तक प्रतीक्षा करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं अगले दिन दोपहर को चली गई। चाची की 13वीं पर देखा था। उस तुलना में चाचा बहुत थके से लगे। स्वाभाविक भी था। इस उम्र में जीवन साथी का एकाएक बिछड़ जाना पति पत्नी दोनों पर ही भारी पड़ता है। फिर इन लोगों के तो कोई संतान भी नहीं है जिसके पास जाकर अपना दुख हल्का कर सके। माँ पापा इसलिए तो वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। इतने बड़े घर में चाचा को अकेले छोड़ने का उनका मन नहीं हो रहा था। शायद इसलिए उन्हें साथ लेकर आ गए थे। दोपहर को सारा काम निपटा कर गई थी, पर बच्चों से पहले घर लौटना भी था, इसलिए उस दिन ज़्यादा देर बैठ नहीं पाई। बस उन लोगों को देखकर लौट आई। सोचा रविवार को इनके साथ आऊँगी, तब आराम से बातें होंगी। रविवार की दोपहर संजू सीमा ही अचानक आ गए। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। राखी, भाई दूज या बच्चों के जन्मदिन छोड़ दें तो इन लोगों का आना कम ही हो पाता है। नौकरी का बहाना तो खैर है ही। मैं ही माँ पापा के लिए बीच बीच में चक्कर लगाती रहती हूँ। जब भी ये लोग आते हैं, सीमा शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाती है। सास ससुर की सेवा करते करते वह कितना पस्त हो चुकी है, यह जताना वह कभी नहीं भूलती। और अब तो घर में एक व्यक्ति का इजाफा हो गया है। बेचारी कितनों की सेवा करेगी। मैं मानसिक रूप से सब कुछ सुनने के लिए तैयार ही थी। उसने भी जरा सा भी समय नहीं गंवाया और शुरू हो गई। उसकी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, छोटा सा घर, घर में 3-3 बुजुर्ग, समस्याओं का अंत नहीं था। पापा एक बार हमसे पूछ तो लेते। संजू ने पहली बार मुंह खोला। वैसे बात उसकी ठीक ही थी। मैं चाचा को अपने पास ले आती हूँ। मैंने अपनी तरफ से समस्या का समाधान किया। नहीं दीदी, अभी उन्हें आए हफ्ता भी नहीं हुआ, वे क्या सोचेंगे? इससे तो बल्कि तुम एक काम करो, संजू ने गला साफ करते हुए कहा। तुम माँ पापा को थोड़े दिन अपने पास बुला लो, उन्हें चेंज भी हो जाएगा और हम लोग चाचा को ठीक से रख पाएंगे। अभी तो उनकी ढंग से सोने की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। बेचारे ड्राइंग रूम में दीवान पर सोते हैं। मैंने श्रीमान जी की ओर देखा। इस प्रस्ताव पर उनकी सहमति आवश्यक थी, पर वे टीवी पर मैच देखने में मशगूल थे। ऐसी फालतू बातों की ओर ध्यान देने की उन्हें फुर्सत नहीं थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि टीवी देखने का कितना भी नाटक कर ले, कान उनके हमारी बातों पर ही थे। इसका प्रमाण तुरंत मिल गया। संजू सीमा को विदा कर मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई, ये बोले, तुम्हारे भाई भाभी बड़े शातिर हैं। मतलब जैसे ही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ आई, माँ बाप को देश निकाला दे दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक ही तो कह रहा हूँ। माँ बाप को तो पूरा निचोड़ लिया है, अब उनके पास कुछ नहीं है तो रवाना कर दो। चाचा के पास माल टाल है, उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है, अब उन्हें निचोड़ेंगे। तभी तो तुम्हारा प्रस्ताव उन्हें मान्य नहीं हुआ। सोच रहे होंगे दीदी सारी मलाई न गटक ले, हम टापते ही रह जाएंगे। वे बेचारे क्या जाने, उनकी दीदी में इतने गट्स होते तो क्या बात थी। उनका इशारा मैं समझ गई, पर चुप लगा गई। बेकार, बहस बढ़ाने से क्या फ़ायदा होता। पापा का एक सपना था, रिटायरमेंट के बाद वे गांव लौट जाना चाहते थे, इसलिए गांव के पुराने
पुश्तैनी घर को ठीक ठाक करने का उन्होंने प्लान बनाया। संजू को पता लगते ही वह दौड़ा दौड़ा गया। बोला, पापा यहाँ पैसा फेंकना बेकार है। यहाँ आप कितने दिन रह पाएंगे? यहाँ न मेडिकल फैसिलिटी है, न ट्रांसपोर्टेशन है, न ढंग के लोग हैं, न लाइब्रेरी है। 4 दिन में ऊब जाएंगे आप। इससे तो अच्छा है हम लोग शहर में ही बड़ा सा मकान ले लें, सब लोग साथ में रह लेंगे। संजू की बात शायद पापा नहीं मानते, पर माँ ने भी बेटे का साथ दिया। उन्हें अब पोते के साथ, बेटे बहू के साथ रहने का मन था। फिर मैं भी इसी शहर में थी। दोनों बच्चे आंखों के सामने रहेंगे। माँ को और क्या चाहिए? आखिर पापा ने हथियार डाल दिए। इतने सालों तक सरकारी क्वार्टर में रहने के बाद फ्लैट में रहना उन्हें रास नहीं आ रहा था, पर उतने से पैसों में स्वतंत्र घर की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। श्रीमान जी तब बहुत भुनभुनाए थे। पुश्तैनी जायदाद में बेटी का भी बराबर हिस्सा होता है, यह बात मैं भी जानती थी, पर गांव के उस पुराने मकान के कितने मिलेंगे मुझे पता था। उस छोटी सी रकम में हिस्सा बांटने का मन नहीं हुआ। आखिर संजू मेरे माता पिता के लिए ही तो बड़ा घर ले रहा था, पर मेरे इस अपराध को ये कभी क्षमा नहीं कर पाए। पापा को अपने घर आने के लिए राजी करना एक टेढ़ी खीर थी। वे तो प्रस्ताव सुनते ही भड़क गए थे। ये मेरा घर है, इसमें मेरा पैसा लगा है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और मोनू को यहाँ मैं अपनी जिम्मेदारी पर लाया हूँ, तो उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। उनके पास ढंग से सोने की जगह नहीं है, दीवान पर पड़े रहते हैं। अच्छा लगता है? और आपको घर से कोई नहीं निकाल रहा। मैंने तो एक सजेशन दिया था, जरा सीमा का ख्याल कीजिए, बच्चों को देखना, 3 बुजुर्गों की सेवा करना, और ऊपर से नौकरी। तो नौकरी ही तो करती है। और क्या करती है? माँ बोली, दोनों वक्त की रसोई मैं देखती हूँ। सुबह नौकरी का बहाना है, शाम को बच्चों का होमवर्क है। बच्चों के टिफ़िन भरने से लेकर धोने तक का काम मैं करती हूँ, समझी? तो चलो न इसी बहाने तुम भी थोड़े दिन आराम कर लेना। यह प्रस्ताव लेकर मैं जानबूझकर दोपहर में गई थी। चाचा बाहर दीवान पर सो रहे थे, हम लोग कमरे में थे। लाख धीरे बातें कर रहे थे, पर शायद उन्होंने सुन ही लिया। भीतर आकर बोले, मेरे यहाँ आने से इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी असुविधा होगी, यह पता होता तो। प्रॉब्लम कोई नहीं है चाचा, न कोई असुविधा है, बल्कि आपको ठीक से सुविधा न देने के कारण संजू शर्मिंदा हो रहा है। मैं तो आपको अपने घर भी ले जा सकती हूँ, दोनों घर एक ही समझिए, जैसे यहाँ वैसे वहाँ। पर फिर संजू बहुत दुखी हो जाएगा कि घर छोटा होने के कारण आपको नहीं रख सका। इसलिए माँ पापा से कह रही थी, कुछ दिनों के लिए मेरे पास आकर रहिए, मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए। मेरा भी मन करता है, आपको भी थोड़ा चैन हो जाएगा। और एक शहर में तो है, मिलना जुलना तो होता ही रहेगा। पता नहीं कैसे क्या हुआ, पर एक दिन माँ पापा मेरे पास रहने आ गए। शायद बहू ने तेवर दिखाए होंगे, या चाचा के सामने कलह क्लेश नहीं चाहते होंगे। वे लोग मेरे घर आ गए। मैंने गेस्ट रूम उनके लिए सुसज्जित कर दिया, अपने बेडरूम वाला टीवी लाकर वहाँ लगा दिया, पापा की पसंद का अखबार चालू कर दिया, कुछ पत्रिकाएं कमरे में रखवा दी। अपनी शक्ति भर मैंने सब किया, पर देखा कि दोनों एकदम बुझ से गए हैं। माँ तो फिर भी थोड़ा हंस बोल लेती थी, पर पापा एकदम चुप हो गए थे, कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। संजू के यहाँ थे तो सुबह शाम घूमने जाते थे। हम उम्र लोगों का वहाँ अच्छा ग्रुप बन गया था। हम उम्र तो अड़ोस पड़ोस में यहाँ भी थे, पर इस उम्र में परिचय के सूत्र बड़ी मुश्किल से जुटते हैं। किसी वृक्ष को उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जाए तो वह मुरझा जाता है। दिन का खाना मैं, पापा और माँ साथ खाते थे, पर रात में ये टेबल पर होते थे,
इनकी उपस्थिति में पापा बहुत असहज महसूस करते थे। उन्हें कंफर्टेबल करने का उनके दामाद ने कभी प्रयास भी नहीं किया। फिर मैंने इसका तोड़ निकाला। मैंने उन दोनों को बच्चों के साथ खिलाना शुरू किया। कहा कि रात में जल्दी खा लेना ठीक होता है। खाने और सोने में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। 8वें चौथे दिन चाचा आ जाते तो पापा के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती। दोनों भाई देर तक बतियाते रहते। फिर माँ मुझसे फुसफुसाकर कहती, लाला को खाने के लिए रोक लेना, वहाँ पता नहीं क्या कैसे बनता होगा। चाचा ना नुकर नहीं करते। हाँ, संजू के यहाँ फ़ोन ज़रूर कर देते। अगर दिन में आते तो खाकर ही आते, क्योंकि सीमा खाना सुबह ही बना कर जाती। फिर भी मेरे आग्रह पर एक आध रोटी खा लेते थे। खाना खाते हुए उनका शिकायतों का पिटारा भी खुल जाता। भाभी, बहू तो तुम्हारी गजब है। कल बड़े को मेरे बिस्तर में ही घुसा दिया। मैं फिर सीधा जाकर दीवान पर सो गया। सनी हम दोनों के पास ही सोता था ना, माँ बताती। दरअसल संजू के पास 2 ही बेडरूम हैं, इसलिए एक बच्चा माँ पापा के पास सोता था। पर चाचा को इसकी आदत थोड़े ही है। कभी कहते, तुम्हारी बहू ने मुझे क्या मास्टर समझ लिया है, ऐसे रात को बच्चों को कॉपी किताब देकर भेज देती है। पहले होमवर्क वही करवाती थी ना, अब रसोई में लगना पड़ता होगा तो समय नहीं मिलता होगा। रसोई तो वो जैसी बनाती है ठीक ही है। मैं तो हैरान हूँ, भाई साहब कैसे खा लेते थे। ये तो इतने मीन मेक वाले हैं। अंजलि तो घबराती थी, मेरे रहते तुम्हारे भाई साहब को किसी और के हाथ का खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। शिकायतें दूसरे पक्ष से भी कम नहीं होती थी। दीदी, चाचा जी दोपहर को आपके यहाँ गए थे क्या? काम वाली ताला देखकर लौट गई। अब कपड़ों का और बर्तनों का ढेर पड़ा है मेरे लिए। दीदी पता है, आज बच्चों को पड़ोस से चाबी लेकर दरवाज़ा खोलना पड़ा। दीदी, कल रात हम पिक्चर जा रहे थे। चाचा जी ने कहा, बाहर से ताला डालकर जाना, मैं आधी रात को उठकर दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। सुनकर मुझे बहुत मज़ा आता। देवी जी को माँ पापा की अहमियत का अब पता चलेगा। उनके भरोसे दोनों कितने निश्चिंत थे। न घर की फिक्र थी न बच्चों की। मैं सोच रही थी ब्रेकिंग पॉइंट बस आने ही वाला है। उससे पहले ही एक दिन चाचा सूटकेस सहित घर में दाखिल हुए। कहीं ये रहने तो नहीं आ गए। श्रीमान जी की प्रतिक्रिया की कल्पना से ही मुझे डर लगने लगा। पर चाचा ने मुझे ज़्यादा देर तक पसोपेश में नहीं रखा। मुझसे एक गिलास पानी मंगवा कर पिया और फिर माँ पापा के चरण छूकर बोले, कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूँ, एकदम कैसे लौट कर बताता हूँ। उन्होंने कहा और बाहर खड़ी ऑटो रिक्शा में जाकर बैठ गए। माँ की तो जान ही सूख गई। ये एकदम कहाँ चले दिए। किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया। बड़े चाव से हम लोग उन्हें लेकर आए थे, पर अब खुद ही शरणार्थी बन गए हैं। क्या करें। माँ प्लीज़ अपने आप को शरणार्थी मत कहो। तुम कहीं सड़क पर नहीं पड़ी हो, अपनी बेटी के घर में हो जो तुम्हें आदर मान से लेकर आई है। और रही चाचा जी की बात, तो वो बोले हैं ना कि लौट कर बताता हूँ, तो इसका मतलब है वे वापस आएंगे। एक बार देखने गए होंगे। उनके इस आकस्मिक प्रस्थान से संजू सीमा भी परेशान हो गई थी। सीमा तो बार बार मुझसे उनका प्रोग्राम पूछती। जैसे जैसे दिन बीतते रहे थे उसका धैर्य समाप्त होता जा रहा था। एक दिन बोली, दीदी मैं सोचती हूँ मम्मी पापा को घर पे ले आऊँ। कब तक चाचा जी की राह देखेंगे। और इस बीच अगर चाचा आ गए तो उन्हें आप रख लेना। मैंने एक वाक्य महीनों से रट रखा था, वह फौरन उसे सुना दिया। सीमा, मेरे माँ बाप को तुमने क्या फुटबॉल समझ रखा है, जो उन्हें जब चाहोगी जिधर चाहोगी लुढ़का दोगी। यह बात उसके मुंह पर फेंक कर मुझे इतना हल्का महसूस हुआ। उसका मुंह जरूर सूज गया होगा मेरी बला से। एक दिन हमारी प्रतीक्षा का अंत हुआ। चाचा मिठाई का पैकेट लेकर पधारे। माँ पापा को प्रणाम करके मुझसे बोले, जमाई राजा घर में है ना, बुलाओ भाई। दोनों को जोड़े से निमंत्रण दूंगा।
ऑफिस से लौटकर ये फ्रेश होने गए थे। शायद उन्हें चाचा की बुलंद आवाज़ वहीं सुनाई दे गई थी। वॉशरूम से निकलते हुए बोले, तुम्हारे चाचा जी फिर से शादी वादी कर रहे हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज़ जल्दी से कपड़े बदल कर बाहर आइए। जमाई राजा के ड्राइंग रूम में आते ही चाचा उठ खड़े हुए। नाटकीय ढंग से उन्होंने हम दोनों के हाथ में मिठाई का डब्बा पकड़ाया और हाथ जोड़कर कहा, आपके शहर में एक छोटा सा आशियाना ले लिया है। रविवार को छोटी सी पूजा रख ली है ताकि गृह प्रवेश की रस्म भी हो जाए। तुम लोग और संजू का परिवार, बस इतने ही लोग रहेंगे। अभी बहुत लोगों को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। हम लोगों को आश्चर्य तो हुआ, पर हमने बधाई देने में कोई कंजूसी नहीं की। चाय पीते हुए चाचा ने कहा, भाभी और भाई साहब को साथ लेकर जाता हूँ। सब कुछ इन्हीं को करना है, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है। और मैंने देखा भाई साहब और भाभी अपनी अपनी सूटकेस लेकर एकदम तैयार खड़े थे। शायद उन्हें पहले से सूचना मिल गई होगी। माँ पापा के जाते ही घर एकदम सूना हो गया। घर में दो प्राणी कम हो जाते हैं तो खालीपन तो व्याप्त ही है। पर मेरे उदास होने का कारण यह था कि मैं जानती थी कि वे दोनों अब लौटकर यहाँ नहीं आएंगे। चाचा के अपने घर जाने के बाद संजू सीमा उन्हें घर ले जाएंगे। शहर के बाहर सीमेंट का जंगल उग आया था। उन्हीं कॉलोनियों में से एक में चाचा का नया फ्लैट था। 2 BHK सुंदर था। बाहर गैलरी थी, भीतर वॉशिंग स्पेस भी, वेट गैलरी थी। खास बात यह है कि बिल्डिंग में लिफ्ट की सुविधा थी। चाचा अपने साथ पुराने सेवक को ले आए थे और गृहस्थी का सामान भी। माँ ने लखन के साथ मिलकर 2 दिन में घर ठीक से जमा दिया था। 2-3 बक्से अब भी खुलने बाकी थे, पर ज़रूरत का सामान सब निकल आया था। माइक्रो से लेकर फ्रिज तक रसोई में हर चीज़ मौजूद थी। चाचा शायद जाने से पहले सारा इंतजाम कर गए थे, क्योंकि हर कमरे में AC लगा था, हर बाथरूम में गीज़र फिट था, पलंग भी नए रहे थे। माँ ने अपना वाला कमरा तो ऐसे जमा लिया था जैसे हमेशा यहीं रहना है। चाची बहुत शौकीन थी, उनकी पसंद भी बहुत ऊंची थी। उनकी क्रोकरी, बर्तन, पर्दे, चादरें सब आला दर्जे के होते थे। सीमा हर चीज़ को छूकर उलट पुलट कर देख रही थी, मन ही मन कीमत का अंदाज़ा लगा रही थी। पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। खाना भी बहुत अच्छा था। बहुत दिनों बाद माँ को रसोई का एकदम राज मिला था। किसी का अंकुश नहीं था, इसलिए उन्होंने बहुत मन लगाकर खाना बनाया था। खाने के बाद हम सब हॉल में बैठकर गपशप कर रहे थे कि एकाएक सीमा ने पूछा, मम्मी जी, ये सब समेटने में आपको 1 आध दिन तो लग जाएगा ना? मैं आप लोगों को लेने परसों आ जाऊं? या चाचा जी छोड़ देंगे? ये लोग अब कहीं नहीं जाएंगे, चाचा ने निर्णायक स्वर में कहा। हम तीनों बूढ़े प्राणी यहीं रहेंगे और ये चौथा बूढ़ा लखन हमारी सेवा करेगा। क्षण भर को हॉल में चुप्पी छा गई। यह प्रस्ताव सबके लिए एकदम अप्रत्याशित था। बड़ी देर बाद संजू की आवाज़ निकली, चाचा ये अचानक? अचानक नहीं बेटे, बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा था। भाई साहब की इच्छा थी कि मैं अब उन लोगों के साथ रहूं। मुझे भी यह प्रस्ताव अच्छा लगा था, इसलिए मैं उनके साथ चला आया। पर यहाँ आकर देखा कि किसी भी घर में हम तीनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए ये अलग आशियाना बना लिया। सीमा एकदम बोल उठी, इससे तो अच्छा था चाचा जी, आप हमें एक बड़ा सा घर दिलवा देते, फिर सब लोग आराम से एक साथ रहते। नहीं बेटा, इतने दिनों में एक बात अच्छी तरह जान गया हूँ कि मैं हर कहीं एडजस्ट नहीं हो सकता। मेरी आदतें बिगड़ चुकी हैं। घर में सबसे छोटा था, इसलिए पहले तो माँ ने खूब लाड किए, फिर भाभी आई तो उन्होंने भी मेरे नखरे उठाए। रही सही कसर तुम्हारी चाची ने पूरी कर दी। बच्चे थे नहीं,
तो सारा प्यार दुलार मुझ पर ही उंडेल दिया था। बिल्कुल बर्बाद कर दिया मुझे। अब इस उम्र में अपने आप को बदलना नामुमकिन है, इसलिए मैं यही ठीक हूँ और तुम इसे भी अपना ही घर समझो। समझ लो कि उस घर का एक्सटेंशन है ये। बच्चों को जब भी दादा दादी या नाना नानी की याद आए, वे यहाँ बेखटके आ सकते हैं। और अनु, चाचा मेरी ओर मुखातिब हुए, तुम्हें जब भी पीहर जाने का मन हो यहाँ चली आना। मतलब मम्मी अब हमारे पास नहीं रहेंगी? सीमा तो रोनी रोनी हो आई थी। हाँ बेटे, भाभी अब यहीं रहेंगी। जिंदगी भर खटती रही हैं, उन्हें अब आराम की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि औरत कभी रिटायर नहीं होती, पर मैं सोचता हूँ औरत को भी पूरा हक है निवृत्त होने का, अवकाश पाने का। बात एक तरह से वही समाप्त हो गई थी। हम लोग तो खाली हाथ ही पहुँच गए थे, पर चाचा ने सबको नेक दिया, मिठाई दी। बच्चे तो एकदम खुश हो गए थे, पर संजू सीमा एकदम गुमसुम हो गए थे। इसी मन स्थिति में हम लोगों ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने घरों की ओर मुड़ गए। बच्चे कार की पिछली सीट पर उम्मीदें से बैठे थे। सामने वाली सीट पर मैं भी चुपचाप बैठी थी। माँ पापा के लिए खुशी भी हो रही थी, पर एक अपराध बोध भी मन में जाग रहा था। हम उन लोगों को अपने साथ क्यों नहीं रख सके। एकाएक इन्होंने कहा, तुम्हारी भाभी रानी तो आज एकदम क्लीन बोल्ड हो गई। मतलब अपने व्यवहार पर पछता रही होगी। अच्छा खासा घर हाथ से निकल गया। कौन सा घर? वही जिसकी पार्टी खाकर आ रहे हैं। उस घर से सीमा का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मैडम। अब सोचो, चाचा जी ये घर अपने साथ तो नहीं लेकर जाएंगे ना, किसी न किसी को नामजद करेंगे ही, और पहला हक संजू लोगों का ही बनता है। पर सीमा रानी ने चांस गवा दिया। काश चाचा जी से थोड़ा ढंग से पेश आई होती। बस भी कीजिए, मैंने झीक कर कहा। आज ही बेचारों ने गृह प्रवेश की पूजा कराई है और आप उनके जाने की तारीख निकाल रहे हैं। मैं तारीख निकालने वाला कौन होता हूँ? वह तो हर एक व्यक्ति के जन्म के साथ ही तय हो जाती है। मैं तो बस यह कह रहा हूँ कि भाभी रानी आउट हो गई है, तो आप बल्ला संभाल लो। ठीक से बैटिंग करेंगी तो मैच जीत ही जाएंगी। देखिए, मैंने सख्त लहजे में कहा, मुझे इस तरह के गेम्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरों की प्रॉपर्टी पर लार टपकाने वालों में से मैं नहीं हूँ। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छा खासा घर भी है। घर तो है डार्लिंग, पर एक ही है, जबकि बच्चे दो हैं। बी प्रैक्टिकल मैडम। मैं हैरत से उन्हें देखती रह गई। अभी कुछ देर पहले जब सीमा ने कहा था कि चाचा जी ने एक बड़ा सा घर हमें ही दिलवा दिया होता तो सब लोग साथ ही रह लेते, सुनकर मैं तो शर्म से गड़ गई थी। ऐसा मंगतापन, छी। और ये महारानी साथ में रहेंगी। उसकी शिकायतों का पिटारा कभी खत्म नहीं होता। पता नहीं चाचा जी कितनी चाय पीते हैं, मैं तो कप प्लेट धो धो कर थक जाती हूँ। इस आदमी के खाने के इतने नखरे हैं कि क्या बताऊँ दीदी। सच कह रही हूँ, कपड़ों का ढेर निकलता है प्रेस के लिए। मेरा तो सारा बजट ही गड़बड़ा जाता है। इस आदमी का इतना भी आसरा नहीं है कि बच्चों को सौंप कर एक सेकंड के लिए भी जा सकें। जिसके खिलाफ इतनी शिकायतें हैं, उन्हीं से बड़े मकान की फरमाइश हो रही है। बेशर्मी की भी हद होती है। और मेरी बगल में बैठा यह आदमी, इसने तो सीमा को भी मात कर दिया है। पहली फुर्सत में इसने चाचा की वसीयत लिख डाली। चाचा, गिद्धों की यह कैसी जमात तुम्हारे आसपास इकट्ठा हो गई है? दोस्तों, कैसी लगी आपको मालती जोशी जी की ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।